Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Yas Agrawal and we will study here BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ फिजिक्स का, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जिसका नाम है. तो इसमें हम आज सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन और सारी बेसिक चीज़ें. उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन समझा देता हूँ. ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इंटरनल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण एक इंटरनल रिएक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होती है जो कि विच अपोज द चेंज, जो कि इस बॉडी की स्टेट में चेंज आता है उसका अपोज करती है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी को उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस लाने के लिए प्रयासरत रहती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स. इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होगी? द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस. जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है किसी बॉडी की यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा हो, हम उसको स्ट्रेस कहते हैं. इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यदि एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया जाए बॉडी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर, तो हम स्ट्रेस की डेफिनेशन, कुछ स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है या फिर स्ट्रेस को हम कुछ इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू एफ अपॉन ए. तो इस फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसकी SI यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और दोनों एरिया इनवर्स में है तो पर मीटर स्क्वायर लिया जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इस तरीके से इसकी SI यूनिट आ जाएगी स्ट्रेस की. अब थ्री टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस. जब हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, अगर हम उसको अप्लाई करें लेंथ पर बॉडी की, तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे. सिमिलरली नॉर्मल स्ट्रेस में हम अगर बॉडी की सरफेस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, तो हम उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे. और सिमिलरली टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए टेंजेंशियली किसी बॉडी के फेस पर टेंजेंशियली या फिर सरफेस की, उस बॉडी की सरफेस पर टेंजेंशियली डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो हम उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे. आगे समझते हैं स्ट्रेन. द फ्रैक्शनल चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेन. किसी बॉडी की साइज में फ्रैक्शनल चेंज जब आता है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं. स्ट्रेन तीन प्रकार का होता है: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई किया या फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आया या इंक्रीज हुई जो लेंथ और उसकी ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का रेशियो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देता है इक्वल टू L/L. और इसी वजह से हमारे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में लेंथ है, इसलिए ये जो क्वांटिटी है हमारी स्ट्रेन, ये यूनिटलेस भी होती है और डायमेंशन लेस भी होती है. यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ना कोई डायमेंशंस होती हैं. वॉल्यूम स्ट्रेन, यदि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आता है तो हम उसको वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ नहीं, ओरिजिनल वॉल्यूम होना चाहिए. तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम, हालांकि हमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से जो हमारा वॉल्यूम, वो जो हमारा बॉडी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इस नेगेटिव साइन आया है, इसलिए वजह से माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V. तो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन. तो अब पढ़ते हैं शियर स्ट्रेन. इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फेस ऑफ द बॉडी keeping its opposite fixed, there is neither a change in length nor a change in volume of the body, but the shape of the body changes. हम कुछ इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करें कि जो बॉडी के है उसके अपोजिट फेस को फिक्स रखा जाए और जो बॉडी का फेस है उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए और उस टेंजेंट की डायरेक्शन में हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, तो हमारा ना तो बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा और ना ही वॉल्यूम में, पर उस बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा. और इस प्रकार के स्ट्रेन को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन. स्ट्रेन को हम मेज़र करते हैं थीटा के टर्म्स में, जहाँ पे थीटा एक एंगल है. और इसको आपको डायग्राम से समझ में आएगा. जब मैं आपको डायग्राम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको शियर स्ट्रेन समझ में आ जाएगा. अभी इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे. शियर स्ट्रेन इक्वल टू एंगल थीटा टर्न बाय द लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द फिक्स्ड फेस. आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं. चलिए आगे समझते हैं हुक्स लॉ. तो
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट मोर द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी मोर इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हुक्स लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट के विद इन यदि हम कोई किसी बॉडी पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में। यानी कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और इन अदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। यानी कि जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रेन मिलेगा। इसको तो आप खुद से समझ सकते हैं कि जब आप किसी बॉडी पर ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा। इस वजह से स्ट्रेस के बढ़ने पर स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और दोनों स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन रेशियो लिया जाए तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई, हमने यहाँ पर ई लिखा हुआ है, और ई जहाँ पे कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई प्रकार की होते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे कई प्रकार की होती हैं। अभी हमने स्ट्रेस के भी 3 पार्ट पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस, माफ़ कीजिएगा नॉर्मल स्ट्रेस, और हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेन की भी हमने 3 टाइप्स पढ़े यहाँ पर, शियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस और स्ट्रेन होने की वजह से हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के कांस्टेंट हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यंग मॉडुलस। तो ये रहा हमारा यंग मॉडुलस। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is called the young modulus of the material of the body। इलास्टिक लिमिट के विद इन जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, वो हमारा यंग मॉडुलस कहलाता है उस बॉडी के मटेरियल का। हम ये कह सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है किसी हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है और कांस्टेंट होता है। इसको हम लेटर वाई से डिनोट करते हैं, और यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये हम जानते हैं। यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इन दोनों का रेशियो हमें यंग मॉडुलस देता है। हालांकि हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेस हो कोई भी स्ट्रेन हो, उन दोनों का रेशियो हमें कांस्टेंट देता है। तो ये हमारा एक यंग मॉडुलस जो है वो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ऐसे हम 2-3 मॉडुलस पढ़ेंगे। चलिए अगला मॉडुलस पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो हमें बल्क मॉडुलस देता है, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के। तो बल्क मॉडुलस के इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू पी से डिनोट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को हम, और वॉल्यूम स्ट्रेन को, वॉल्यूम स्ट्रेस का जो वॉल्यूम स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी अपॉन कैपिटल वी। और जो हमारा बल्क मॉडुलस है, इस तरीके से हमारा बल्क मॉडुलस को जो फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है माइनस पी इंटू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये दर्शाता है कि जो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो बल्क मॉडुलस की यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो नॉर्मल स्ट्रेस की होगी, क्योंकि हमारा स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना, हमें मालूम है कि जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि जो स्ट्रेस की यहाँ पर यूनिट होगी वही हमारी बल्क मॉडुलस की यूनिट होगी, और जो कि हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। तो जो अगला मॉडुलस है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक लिमिट के विद इन जो शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन से जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ईटा से। ये जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, इसको हम ईटा पढ़ते हैं, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये रहा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। आप देख पा रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन,
जहाँ पे हम शियर स्ट्रेन जानते हैं F/A होता है शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेन को हम थीटा के टर्म्स में मेजर करते हैं, हमने पहले पढ़ा है। तो F/A थीटा को हम निकाल सकते हैं x/L से। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा FL/AX, और सिमिलरली जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहाँ ज़्यादातर जो हमारे मॉडुलस है, सारे ही मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस जितनी भी हमारी मॉडलें हमने पढ़ी हैं वो सारी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। तो जो सारी मॉडुलस हैं उनका जो यूनिट होगी वो जो वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी, और जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉइजन्स रेशियो। तो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो है ये हमारा कोई मॉडुलाई नहीं है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे दोनों जो रेशियो है दोनों में स्ट्रेन ही है, यानी कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। सिंस इट इज़ अ प्योर रेशियो इट हैज़ नो यूनिट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है, और वैसे भी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये प्योर रेशियो है और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज थ्योरेटिकल वैल्यू इज प्लस 0.5 एंड मिनिमम थ्योरेटिकल वैल्यू इज -1। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू मिनिमम हमारी -1 होती है और मैक्सिमम प्लस 0.5 होती है। तो ये हमारा सारा बेसिक था जो हमने समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं ये हमारा पहला रिलेशन, जो पहला ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को समझने के लिए हमने ये सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे एक क्यूब बनाया हुआ है, एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलोंग क्यूब कंसीडर कर लिया है। तो लेट OABCDEFG is be a cube whose each side of length L and original volume is L cube and area of each face is L square। चूँकि ये एक क्यूब है और इसकी हमने लेंथ L कंसीडर की है, L लेट की है, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो होगा L क्यूब, और सिमिलरली जो एरिया ऑफ फेस, हर एक फेस का जो एरिया होगा, कोई भी फेस हो उस हर एक फेस का एरिया L स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब के जितने भी फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो L स्क्वायर होता है अगर उसकी लेंथ, किसी भी एक साइड की लेंथ L हो तो लेट साइड्स ऑफ क्यूब OA, OE एंड OC आर along x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि जो साइड्स ऑफ क्यूब हैं OA x एक्सिस के along, OE y एक्सिस के along एंड OC z एक्सिस के along है। A uniform force F is applied on each of the 6 faces of cubes normal to the face and outward direction। एक यूनिफॉर्म फेस फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया है हर एक फेस पर। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, हमने 6 फेस है, हर एक फेस पर, ईच ऑफ द 6 फेस पर फोर्स F अप्लाई किया है। क्यूब के हर फेस पर हमने एक यूनिफॉर्म फोर्स F अप्लाई किया है, जो कि नॉर्मली अप्लाई किया है और आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स हर फेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच फेस ऑफ द क्यूब दैट ईच फोर्स गिव्स एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अलोंग इट्स परपेंडिकुलर साइड। क्लियर इक्वल फोर्स से हमें क्लियर हो रहा है कि हर एक फेस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्यूब के, वो हर एक फेस या एक्सटेंशन दे रहा है, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है या तो, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब घट रहा है अलॉन्ग इट्स परपेंडिकुलर साइड। उसकी परपेंडिकुलर साइड्स के अलॉन्ग या तो एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब एक किसी साइड के लिए अगर हम फोर्स को कंसीडर करें तो उस डायरेक्शन में जो हमारा फेस है या उस डायरेक्शन में जो हमारा बॉडी है, जो हमारी क्यूब है, वो एक्सटेंड होगा और बाकी दो डायरेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस बाकी दो साइड्स पर दो साइड्स के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हमें।
तो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ फोर्स अप्लाइड अलोंग साइड सी ए ऑफ द क्यूब। हमने कंसीडर किया एक फोर्स अप्लाई अलोंग सी ए ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो साइड सी ए है उसके अलोंग एक फोर्स अप्लाई किया, कंसीडर किया कि फोर्स अप्लाई किया गया है, दैट इज़ फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप देखें कि जो हमारा सी ए है ये एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा सी ए नहीं ओ ए है, इसको आप ओ ए कर लें, तो यहाँ पे ये ओ ए था। दैट इज़ फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस गिव्स एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्ट करने पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे क्यूब है वो इंक्रीज़ होगी, क्यूब की साइज़ एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड हो जाएगा, और बाकी दो हमारी जो एक्सिस हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों के लिए वो जो थिकनेस है उस क्यूब की वो डिक्रीज कम होने लगेगी। इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यदि आप एक वायर लें और उसको आप खींचें तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ने लगती है पर थिकनेस कम होने लगती है। इससे आप थोड़ा समझ उसको, इससे आपको थोड़ा शायद आइडिया लगेगा। तो जो फोर्स एक्ट करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्रीमेंट। तो यदि वाई इज़ द यंग मॉडुलस, यदि वाई यंग मॉडुलस है हमारा, सिग्मा पॉइजन्स रेशियो है क्यूब के मटेरियल का, जिस मटेरियल से क्यूब बना हुआ है उसके मटेरियल का जो वाई यंग मॉडुलस है, और सिग्मा पॉइजन्स रेशियो है, तो हम जानते हैं वाई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमने अभी पढ़ा हुआ है कि जो यंग मॉडुलस है उसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की हम अगर वैल्यू रखें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज इन लेंथ के नीचे आएगा और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ वाई इक्वल, तो हमें वैल्यू चाहिए चेंज इन लेंथ की, तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू ओरिजिनल लेंथ, और वाई इस तरफ ले आएंगे अपॉन वाई। तो सेंस हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला हमें पता है, इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पे फोर्स हमारा कैपिटल एफ हमने कंसीडर किया है और एरिया हमारा हर एक फेस का एल स्क्वायर है। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन वाई, तो इक्वल टू एफ अपॉन एल वाई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ये हमारा चेंज इन लेंथ हो गया। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो, हम पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन से भी हमने अभी पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेटरल स्ट्रेन में, लेटरल स्ट्रेन का जो कारण होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन होता है। मीन्स जैसा कि मैंने आपको क्यूब में बताया कि अगर हम इस साइड केवल बाकी सब साइड्स को छोड़ के एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स अप्लाई करें तो ये जो हमारी लेंथ है डी जी ई एफ सी बी, जितनी भी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी लेंथ है वो तो इंक्रीज़ होंगी, पर एक्स एक्सिस ये जो लेंथ है हमारी ई ओ और जेड एक्सिस ओ सी, यानी ये सारी लेंथ हमारी डिक्रीज़ होने लगेगी, मतलब वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ये क्यूब कंप्रेस होने लगेगा, और यही कारण होता है लेटरल स्ट्रेन का। तो कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हम फॉर्मूला जानते ही हैं, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन चेंज और इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से ओरिजिनल लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर भी ओरिजिनल लेंथ है और नीचे भी ओरिजिनल लेंथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा सिग्मा का फॉर्मूला आ चुका है। कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चूँकि हमें कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए अब, तो हम इस नीचे वाली क्वांटिटी को, नीचे वाले टर्म को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इंटू चेंज इन लेंथ आ जाएगा, कंप्रेशन इन वॉल्यूम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो हमारा कंप्रेशन है वो हो गया सिग्मा एफ अपॉन वाई एल, चूँकि जो हमारा नीचे जो बगल में जो टर्म था हमारा मल्टीप्लाई में चेंज इन लेंथ, इस जो चेंज इन लेंथ हमने यहाँ ऊपर फाइंड किया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं एफ अपॉन एल वाई। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ अपॉन एल वाई, तो हमारा जो कंप्रेशन है वो हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन एल वाई, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। देन एक्सपेंशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन, तो ये जो एक्सपेंशन होगा क्यूब की साइड में एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो होगा एफ अपॉन वाई एल। ये कैसे मालूम हुआ,
क्योंकि हम देख सकते हैं चेंज इन लेंथ जो हमारा आया है वो है एफ अपॉन वाई एल आया है, और जो चेंज इन लेंथ है वो हमारा एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही चेंज हो रहा है। एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही हमारी जो लेंथ है वही चेंज हो रही है ना यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्या नाम करके एक्सपेंशन आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो वाई एफ अपॉन वाई एल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये चीज़। कंप्रेशन इन साइज ऑफ क्यूब, तो अब जो कंप्रेशन हमने निकाल लिया है तो बाकी दो डायरेक्शन में तो कंप्रेशन लग रहा है, यहाँ पर कंप्रेस हो रही है बाकी दो साइड के अलोंग जो क्यूब है वो कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेशन अलोंग वाई डायरेक्शन होगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल, और जेड डायरेक्शन में भी सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। सिमिलरली हमने अभी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स अप्लाई किया है, और यदि हम अप्लाई करें वाई डायरेक्शन के अलोंग तो जो वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सपेंशन मिलेगा वो हमें सिमिलरली एफ अपॉन वाई एल मिलेगा, और दोनों बाकी दो साइड्स बाकी दो डायरेक्शन है उनके अलोंग हमें कंप्रेशन मिलेगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। तो सिमिलरली ऑन अप्लाइंग फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ जेड एक्स, अब हम जेड डायरेक्शन में भी यदि फोर्स अप्लाई करें तो जेड डायरेक्शन के लिए एक्सपेंशन मिलेगा एफ अपॉन वाई एल, बाकी दो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए हमें कंप्रेशन मिलेगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। तो इन एक्सपेंशन इन पॉजिटिव एंड कंप्रेशन इन नेगेटिव, यदि एक्सपेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है कंप्रेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई कंप्रेशन जो होता है तो भाई डिक्रीज होती है डिक्रीमेंट होती है, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है हमारा जो क्यूब है, क्योंकि जो लेंथ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन होगा साइड ऑफ क्यूब की साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग, यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है क्यूब के, क्योंकि क्यूब की साइड का, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एफ अपॉन वाई एल माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। ये जो एक्स एक्सिस जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है वो हमारा इतना है एक्स डायरेक्शन में, और ये दोनों हमारे वाई और जेड एक्स डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहे हैं, तो जिनको हम माइनस करेंगे इससे, और इन दो तीनों क्वांटिटीज से हम एफ अपॉन वाई एल कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों एक ही नेगेटिव साइन में तो प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2 सिग्मा एफ अपॉन वाई एल हो जाएगा, और कॉमन लेने पर एफ अपॉन वाई एल ये क्वांटिटी कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू एफ अपॉन वाई एल। एंड रिजल्टेंट एक्सपेंशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग जेड एक्सिस इज एफ अपॉन वाई एल माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल माइनस। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग यदि हम रिजल्टेंट एक्सपेंशन निकालें क्यूब की साइड का, तो वो भी कुछ इस तरीके से आएगा 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन एफ अपॉन इंटू एफ अपॉन वाई एल। तो हैंस ईच साइड ऑफ क्यूब बिकम्स एल प्लस एफ अपॉन वाई एल इंटू एफ माइनस 2 सिग्मा। चूँकि एक्सपेंशन हो रहा है हर एक साइड के लिए, तो जो लेंथ हो जाएगी हर एक साइड के लिए, चूँकि ये क्यूब है तो लेंथ सेम होनी चाहिए, तो हर एक साइड का क्यूब की हर एक साइड की जो लेंथ हो जाएगी वो एल प्लस एफ अपॉन वाई एल इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, क्योंकि ये हमारी एक्सपेंशन की वैल्यू है। लेंथ में जो एक्सपेंशन हो रहा है हर एक साइड के लिए, जो पहले जो लेंथ थी वो हमारी एल थी, और एक्सपेंशन इतना हो रहा है तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एल प्लस एफ अपॉन वाई एल इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। तो 10 न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो अब जो न्यू वॉल्यूम होगा वो कुछ इस क्वांटिटी का होल क्यूब ले लेंगे, तो हमें उस न्यू जो क्यूब आएगा न्यू वॉल्यूम होगा क्यूब का वो इस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एल प्लस एफ अपॉन वाई एल इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा का अगर हम होल क्यूब करें तो हमें वॉल्यूम का क्यूब का नया वॉल्यूम मिल जाएगा एक्सपेंड होने के बाद। तो हैंस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो अतः जो क्यूब में की जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा इंक्रीमेंट होगा उसको हम मेज़र कर सकते हैं न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम से, जहाँ पे न्यू वॉल्यूम ये है और ओल्ड वॉल्यूम एल क्यूब था। इन दोनों क्वांटिटीज़ को इसको हम खोल लेते हैं होल क्यूब को फॉर्मूले से, जो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन शो होगी। यहाँ एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये माइनस एल क्यूब ये प्लस एल क्यूब। सिंस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एफ अपॉन वाई एल जो है वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, चेंज इन लेंथ जो है वो बहुत स्मॉल है, एफ अपॉन वाई एल बहुत स्मॉल है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी कि जो यहाँ पे इस क्वांटिटी में एफ अपॉन वाई एल है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे होल क्यूब है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए जो एफ अपॉन वाई एल है इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करने पर वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। यदि आप किसी पॉइंट वाली वैल्यू को लें, जैसे कि आप लें 0.1 को, तो 0.1 का स्क्वायर करने पर हमें 0.01 मिल जाता है, जो कि 0.1 से छोटा है। तो एफ अपॉन वाई एल एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और उसकी मैक्सिमम पावर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी जीरो मान सकते हैं।
तो ये जो टर्म है और ये टर्म, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और जो लास्ट टर्म बचा हुआ है हमारा, एल क्यूब से एल क्यूब पहले ही कैंसिल हो गया था, तो हमारा केवल ये टर्म बचा हुआ दिख रहा है हमें। तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो 3L² F/YL इंटू 1 - 2 सिग्मा। यहाँ L² से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L न्यूमरेटर में है, 2 L न्यूमरेटर में और एक L डिनोमिनेटर में, तो एक L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3FL/Y इंटू 1 - 2 सिग्मा आ जाएगी वैल्यू। और चूंकि हम जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आई है 3FL/Y इंटू 1 - 2 सिग्मा। और जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था वो L³ था। यहाँ पर एक न्यूमरेटर में L है और नीचे L³ है, तो एक L से यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर का एक L कैंसिल हो जाएगा, तो L² बस बचेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3F इंटू 1 - 2 सिग्मा अपॉन YL²। तो जो बल्क मॉडुलस होगा मटेरियल क्यूब के मटेरियल का, उसको हम निकाल सकते हैं आप K इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। जो K हम फॉर्मूला जानते हैं, बल्क मॉडुलस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी हम निकाल चुके हैं F/L², नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा। और ये जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन हमने अभी निकाला हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू पुट करने पर कुछ इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पर L² से L² कैंसिल हो जाएगा। और तो जो हमारी F और ये हमारा F भी, एक F ऊपर एक नीचे है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो K की वैल्यू आएगी वो होगी K इक्वल टू Y इंटू 3 इंटू 1 - 2 सिग्मा, Y/3 इंटू 1 - 2 सिग्मा। तो हमें वैल्यू चाहिए Y की, तो ये डेनोमिनेटर वाली टर्म को इस साइड ले जाते हैं, तो Y इक्वल टू 3K 1 - 2 सिग्मा। और ये हमारा जो हमें रिक्वायर्ड रिलेशन चाहिए था वो आ चुका है। ये Y हमारा जहाँ पर यंग मॉडुलस है, K बल्क मॉडुलस है और सिग्मा हमारा पॉइजन्स रेशियो है, और यही हमें निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।